चलो आ जाओ। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब हम यही टॉपिक को बेटा जेई लेवल पे पढ़ेंगे। इवनिंग क्लास में हम जेई लेवल पढ़ेंगे, जैसा कि आपसे पहले बोला गया था। इवनिंग टॉपिक में हम इसी टॉपिक को जेई लेवल पे पढ़ेंगे, और मॉर्निंग में वही वाले टॉपिक को अपन बोर्ड्स लेवल में कवर करेंगे, ठीक है। तो सेम टॉपिक चलेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सुबह आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा, इवनिंग क्लास में क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स की कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर हम अपना टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। अभी प्योर जेई के लिए आप, ठीक है। अभी जो ऑप्टिक्स का चैप्टर आपका चलेगा इवनिंग क्लास में, वो पूरा जेई के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, ठीक है। हम सबको पता है कि जैसे ही कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है, ठीक है, जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है बेटा वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। मतलब आपकी सेम एनर्जी के, आई कैन से दैट, जो इंसिडेंट रे की एनर्जी होती है, इंसिडेंट रे की जो एनर्जी होती है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक पार्ट तो उसका रिफ्लेक्टेड रे में चला जाता है, और दूसरा पार्ट उसका रिफ्रैक्टेड रे में चला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, हम सबको पता है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो दोनों प्रोसेस जो होते हैं आपके साइमल्टेनियस अकर होते हैं, है ना। चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो चाहे आपका रिफ्रैक्शन हो, दोनों प्रोसेस आपके साइमल्टेनियसली अकर होते हैं। अब लाइट है तो लाइट के पास दोनों चीज़ें होती है, लाइट के पास एनर्जी भी होती है और लाइट के पास मोमेंटम भी होता है, ठीक। लाइट के पास एनर्जी भी होती है और लाइट के पास मोमेंटम भी होता है। अच्छा, प्रोपागेशन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है, लाइट इज बेसिकली यू नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कई बार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे चलती है आपकी। तो लाइट का भी बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। एंड लाइट वेव ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। जो आपकी एनर्जी है बेटा लाइट की, वो ये वाली डायरेक्शन में प्रोपागेट करती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करती है, ठीक है। तो ये लाइट के बिहेवियर के बारे में कुछ बता रहा हूँ, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन फ्रेम होता है जेई में, वो यहाँ से फ्रेम होता है वेलोसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे। अब हम सबको पता है क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इस वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है ना। ट्रांसवर्स वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। इसका प्रोफाइल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से वेरी करेगी और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से वेरी करेगी, है ना। तो इन दोनों की वजह से जो प्रोफाइल क्रिएट होता था, इसी प्रोफाइल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मिला के जो प्रोफाइल फॉर्म होता है, ये पूरा प्रोफाइल एक एनर्जी का रूप होता है, और वो एनर्जी आपकी इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करती, ठीक है। तो अब वेव है तो वेव के पास ऑब्वियसली कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वेव की खुद की कुछ वेवलेंथ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला स्पेक्ट्रम है जो हमें विजिबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है
कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वाला स्पेक्ट्रम है जो हमें विजिबल है ना, विजिबल रीजन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, जिसको इस फॉर्मूले से रिलेट किया जाता है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अब ये कैसे आया, इसका बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये किस तरह से आया ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे बेसिक फॉर्मूला है और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका अगर वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो आपका टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वन टाइम पीरियड के बराबर। अगर डिस्टेंस आपका वेवलेंथ के बराबर हो जाए तो आपका टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वन टाइम पीरियड के बराबर। और इसी 1/t को हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इसका, एक स्टेप का डेरिवेशन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का नेचर आपको ऑलरेडी पता है। देखो ट्रांसवर्स वेव इस तरह की होती है ना, आपकी ट्रांसवर्स वेव जो होती है इस तरीके से ट्रैवल करती है। तो अगर आपका डिस्टेंस लैम्डा के बराबर है, लैम्डा मतलब वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ मतलब आपके यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी, ये पूरा आपका एक वेव का लेंथ है, ठीक है ना। तो इस लेंथ के लिए टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड के बराबर। तो जब आप लैम्डा को t से डिवाइड करोगे तो आपको उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। लैम्डा को जब आप t से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो जब लाइट बेटा वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जेई वाला क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछता है कि अगर लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज करो आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जा रहा है, कुछ पार्ट वापस फर्स्ट मीडियम में रिटर्न हो जा रहा है। जो पार्ट आपका फर्स्ट मीडियम में रिटर्न हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्शन, और जो पार्ट आपका सेकेंड मीडियम में जा रहा है, दिस इज योर रिफ्रैक्शन, ठीक है। दिस इज योर रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन विच ऑफ द पैरामीटर डज नॉट चेंज, then which of the parameter does not change when light travel from one medium to another medium, then which of the parameter does not change। ऑप्शंस कुछ इस तरह के दिए होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दे रखा है वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। इनमें से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड? यस, जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो चेंज नहीं होता है? इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो चेंज नहीं होता है? Any one of you? इधर देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऑब्वियसली लाइट की बेंडिंग होती है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइट जा रही है तो वो लाइट बेंड हो जाती है ना, और जब बेंड हो जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में आपकी स्पीड तो चेंज हो जाती है। देखो
सपोज करो लाइट की एयर में, पहला मीडियम सपोज करो एयर है और दूसरा मीडियम सपोज करो आपका ग्लास, ठीक है। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, है ना, और ग्लास में उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, हाँ। तो स्पीड तो नहीं हो सकता। लैम्डा देखते हैं। अच्छा, लैम्डा देखो, एयर में सपोज करो लैम्डा है, तो ग्लास में जब वो लाइट ट्रैवल करेगी तो उसका लैम्डा भी चेंज हो जाएगा, है ना, लेंथ भी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, लेंथ भी चेंज हो जाएगी। इंटेंसिटी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट की चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है ना। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन योर सोर्स। अगर आपका सोर्स सेम है, सोर्स तो सेम है ना, सन से ही लाइट आ रही है ना, या कहीं से भी आ रही है आपकी, मान लो जिस भी सोर्स से आ रही है ना, तो लाइट का अगर सोर्स आपका सेम है तो तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। एयर में लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है ना। जब लाइट आपकी एयर में होती है तब लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है। एयर में लाइट की इंटेंसिटी अलग होती है। जब वो ग्लास में होती है तब उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। तो सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो चेंज नहीं होता। जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो आप इधर, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी इज़ योर सोर्स डिपेंडेंट पैरामीटर एंड इट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूडिंग पॉइंट निकाल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार लगा के लिखो, अपनी नोटबुक में लिखना। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स, it is independent of medium. It is independent of medium. फ्रीक्वेंसी आपकी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वेवलेंथ आपकी सोर्स पे भी डिपेंड करती है और मीडियम पे भी डिपेंड करती है, दोनों पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन बोथ सोर्स एज वेल एज मीडियम। जो वेलोसिटी आपकी है, वेलोसिटी भी दोनों पे डिपेंड करती है, सोर्स पे भी डिपेंड करती है और मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी एक ऐसा पैरामीटर है जो खाली सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द ओनली पैरामीटर विच डिपेंड्स ऑन द सोर्स, ठीक है। इट इज अनअफेक्टेड बाय योर मीडियम। तो बेसिक टर्म्स और लॉस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। कुछ स्पेशल केस में आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइट के बारे में। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जेई वाला क्वेश्चन कैसे बनाता है ये देखो। नीट में जो एंट्रेंस एग्जाम में, जेई में जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के बनते हैं। सपोज करो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे आपकी लाइट रे इस तरीके से आ रही है। Then what will be the angle of reflection? Option A 0 degree, option B 90 degree, option C 45 degree, option D none of these, ठीक है। If this is your reflecting surface, let's say, then what is the angle of reflection? Zero degree, देखो Mitesh Saini is saying 0 degree. Anybody else? Yes? Any more guesses from your side?
हाँ बताओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इस केस में? मितेश इज आंसरिंग 0 डिग्री। और कोई बेटा? चलो देखो इधर, 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कहाँ से मेजर करते हो? नॉर्मल से। सो इंसिडेंट रे इज कोइंसाइडिंग विद योर नॉर्मल रे। नॉर्मल रे भी इधर ही होगी ना। अगर ये आपका सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर आपकी नॉर्मल रे है। इंसिडेंट रे भी आपकी ऐसे ही जा रही है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना बनना चाहिए? 0 ही बनना चाहिए। मतलब आपकी ये रे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड द एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम नॉर्मल से मेजर करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम नॉर्मल एक्सिस से मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसी पे। सपोज करो हमारा सरफेस इस तरह का है, कर्वीलीनियर है ना। लेट्स से अवर सरफेस इज लाइक दैट, इस तरह का कर्वीलीनियर सरफेस, और हमारी इंसिडेंट रे ऐसे पास हो रही है। इंसिडेंट रे जो हमारी पास हो रही है वो जस्ट इसको टच करके जा रही है ना। इंसिडेंट रे हमारी जस्ट इस सरफेस को टच करके जा रही है। अब आप में से बताओ व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अगेन द ऑप्शंस आर सेम, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, none of these. Yes, 90 डिग्री। वेरी गुड। मितेश ने भी आंसर दिया, हिनल ने, है ना, वंश ने भी आंसर दे दिया। अब देखो यहाँ पे आप नॉर्मल एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ किया करो। कभी भी आपको इंसिडेंट रे दी हो तो ऑलवेज फर्स्ट ड्रॉ द नॉर्मल एक्सिस एंड देन मेजर द एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एक्सिस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये 90 डिग्री बना रही है नॉर्मल एक्सिस के साथ। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये भी कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी नॉर्मल एक्सिस के बाद। इस तरह की रे को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की रे को हम बोलते हैं ग्रेजिंग रे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह की रे को हम बोलते हैं ग्रेजिंग रे। और यू कैन से इफ द इंसिडेंस रे इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज नोन एज ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। सो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही क्वेश्चंस देखो किस तरह से पूछे गए, वही आपको मैं बता रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखो क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया, मॉर्निंग क्लास में। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉज मैंने आपको बताए थे। पहला लॉ ये बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम सबको पता रहता है, लेकिन इसको किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा ये आपको मैं अभी बता दूंगा। और दूसरा जो लॉ हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों के तीनों कहाँ पे लाई करती है? सेम प्लेन पे लाई करती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई वाला इस पे भी काफ़ी गेम खेलता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे जो फ्रेम होते हैं, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, इस लाइन को पढ़ के बस याद करके चले जाते हैं,
लेकिन इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होता। अब इसका अंडरस्टैंडिंग आपको करवाता हूँ। देखो सपोज करो ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ योर इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे हमारी सरफेस पे स्ट्राइक करी, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे चली गई, दोनों के बीच का एंगल है, इसका बीच का एंगल देखो नॉर्मल के साथ कितना एंगल होता है आई, है ना, तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कितना होगा आर, ठीक है। पहला लॉ तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है, पहला लॉ हमने अच्छे से सेटिस्फाई करा दिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज योर नॉर्मल रे, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होता है, इफ दिस इज द सिचुएशन देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इफ दिस इज द सिचुएशन वी ऑल नो दैट कि रिफ्लेक्शन इसी तरीके से होता है, तो आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए होंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये ऑप्शन ए इज गिवन टू यू आई डॉट आर क्रॉस एन विच इज इक्वल टू 0, एन डॉट I cross R. If incidence ray is represented by I, normal ray is represented by n vector and reflected ray is represented by R vector, then which of the statement is correct? N dot I cross R is equal to 0, R dot n cross I is equal to 0, and the last option is all of the above, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट देखो बिल्कुल सेम है, पॉइंट हमें कंसेप्ट का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दिस इज द कंसेप्ट एंड ऑन दिस कंसेप्ट द क्वेश्चन इज फ्रेम लाइक दिस। तो ये जेई हो गया, अगर ये स्टेटमेंट की बात करूं तो ये आपका बोर्ड्स हो गया, और ये क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका जेई हो गया, ठीक है। जेई को और बोर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। जेई वाला क्या करता है, कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें से, है ना। मितेश इज सेइंग ऑल ऑफ द अबव, एनी वन ऑफ यू? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। केशवी इज ऑल्सो सेइंग डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। देखो अगर तीनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करवाओगे, खुद ही सोचो, अगर तीनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो किसी भी दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ऑब्वियसली आंसर 0 ही आएगा, है ना। अगर ये दो वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स आपके सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो जैसे सपोज करो मैंने r क्रॉस n करवाया, तो r क्रॉस n जब आप करोगे, राइट हैंड रूल लगाओ, तो वेक्टर आपका कहाँ जाएगा, r क्रॉस n वाला वेक्टर कहाँ जाएगा, इनटू द प्लेन जाएगा। r क्रॉस n वाला वेक्टर आपका r क्रॉस n आउट ऑफ द प्लेन आएगा, है ना। r क्रॉस n विल बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर का जब आप i वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे, यू विल गेट 0। सिमिलरली i क्रॉस r करवा के देख लो, i क्रॉस r विल बी इनटू द प्लेन, उसका जब n के साथ डॉट प्रोडक्ट कराओगे, अगेन यू विल गेट 0। सिमिलरली n क्रॉस i करवा के देखो, वापस वो आउट ऑफ द प्लेन आएगा। n क्रॉस i कराओगे तो क्या आएगा, n क्रॉस i अगेन आउट ऑफ द प्लेन,
और उसका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे आर वेक्टर के साथ, अगेन यू विल गेट 0। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बात समझ आई किस तरह से क्वेश्चन बन गए? यस। चलो आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ पे चलते हैं, जो जेई में काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ पे आपको लेके जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट रे है, बट ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट रे, let's say this is our incident ray, this is our reflected ray, this is our normal ray। ठीक है, तो हम सबको पता है ये एंगल क्या होता है, आई, ये एंगल होता है हमारा आर। ठीक है, चलो अब डायरेक्शन भी दे देते हैं। सपोज करो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम बोल देते हैं E1 कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, नॉर्मल रे की डायरेक्शन को हम बोल देते हैं N कैप, और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को हम बोल देते हैं E2 कैप। ठीक है, E1 कैप, E2 कैप एंड N कैप। ठीक है, हमने तीनों को डायरेक्शंस दे दी क्योंकि ये तीनों इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिस्पेक्टेड रे। E1 cap is representing the direction of incident ray, N cap is representing the direction of normal ray, and reflected ray direction is represented by E2 cap. This is your reflecting surface. This surface is your reflecting surface. ठीक है, this surface is your reflecting surface. Now if I extend this incident ray, then I can see that E1 dot E2, E1 dot N cap, E1 dot अगर मुझे N cap करना है, देखो एक छोटा सा प्रूफ है 3 से 4 लाइन का, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया इसलिए इसका प्रूफ हमें समझना बहुत ज़रूरी। देखो अब मुझे E1 कैप डॉट N कैप करवाना है। देखो E1 कैप का डायरेक्शन आपका इधर है, E1 कैप इज इन डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे। ठीक है, E1 कैप आपका इस डायरेक्शन, और N कैप मेरा ये डायरेक्शन में, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। अगर मैं दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल देखूं तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, दिस इज द एंगल। E1 कैप और N कैप के बीच का एंगल कितना है, विच इज 180 माइनस आई, 180 डिग्री माइनस आई, और यू कैन से पाई माइनस आई। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस आई। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है, E1 कैप डॉट N कैप। सो आई विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, A डॉट B इज इक्वल टू mod A mod B cos of angle between the vectors, which is pi minus I. ठीक है, so you can say that E1 cap dot N cap which is equal to, देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, so इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, cos 180 minus theta is minus cos theta. So hence it is proved that E1 cap dot N cap, E1 cap dot N cap which is equal to minus cos I. This is very important relation. इसी रिलेशन पे एक और क्वेश्चन बना था, ठीक है, E1 cap dot N cap is equal to minus cos I. ठीक है, सबको समझ आ गया पार्ट? यस। थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं अब, है ना। रिफ्लेक्शन तो हम सब ने पढ़ लिया अच्छे से, इस पर थोड़ा आपको वेक्टर एनालिसिस करवा रहा हूँ, क्योंकि जेई लेवल पढ़ रहे हो ना, जेई लेवल में इतना करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो
है ना। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सपोज करो इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ, इस वेक्टर को कुछ नाम दे देता हूँ मैं। लेट्स से योर इंसिडेंट रे इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस OA वेक्टर एंड रिफ्लेक्टेड रे इज रिप्रेजेंटेड बाय योर AB वेक्टर। ठीक है, ठीक है। एंड नॉर्मल रे इज रिप्रेजेंटेड बाय योर AC वेक्टर। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस इंसिडेंट रे वाले वेक्टर को, इस इंसिडेंट रे वाले वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया इसके। ये जो इंसिडेंट रे वाला वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। आई कैन शिफ्ट द वेक्टर ऑन दिस लाइन। मैंने इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा वेक्टर इधर कहीं आ गया। ठीक है, मैंने इस वेक्टर को क्या किया, इस वेक्टर को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ आई आपको। इस वेक्टर को मैंने थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तीनों वेक्टर्स का एनालिसिस करना है। तो ये मेरा इंसिडेंट रे वाला वेक्टर हो गया, बट ध्यान से देखना, ये मेरा इंसिडेंट रे वाला वेक्टर हो गया। ऊपर से मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये मेरा नॉर्मल रे वाला वेक्टर हो गया। और ये मेरा हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे वाला वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर्स को मैंने ऐसे शिफ्ट किया कि ये तीनों वेक्टर्स एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट आई कैन अप्लाई द ट्राइंगल लॉ। ठीक है, सो दैट आई कैन अप्लाई द ट्राइंगल लॉ। अब आपका OA वेक्टर नीचे शिफ्ट हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी योर O, दिस विल बी योर A। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। ठीक है, आई कैन राइट लाइक दिस, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, है ना। ट्राइंगल लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, दोनों वेक्टर्स को ऐड किया और इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये वाला वेक्टर हो गया। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, OB वेक्टर। ठीक है, तो OA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। OA वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर इज रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या लिखूंगा, उसकी डायरेक्शन लिखूंगा और उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। तो आई विल राइट हियर OA इनटू डायरेक्शन ऑफ OA इज E1 कैप, OA इनटू E1 कैप प्लस AB वेक्टर को क्या लिखूंगा, AB वेक्टर को क्या लिखूंगा, AB इंटू N कैप, AB इंटू N कैप विच इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो OB वेक्टर को क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन विल बी E2 कैप। गेटिंग इट और नॉट? यस, हाँ, आई एम राइटिंग द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने तीनों वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो AB वेक्टर है ना, AB वेक्टर जो है हमारा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला एंगल आपका I है, ये वाला एंगल आपका I है, तो ये भी एंगल आपका R है, वो I के बराबर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो I, दिस इज I, दिस इज I, दिस विल बी 90 माइनस I, 90 माइनस I। ठीक है, ये 90 माइनस I है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, what will be this distance, this distance will be what, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस I है, तो ये आपका देखो यहाँ पे ये 90 माइनस I है, ये 90 है, तो ये I है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एंगल आपका I है,
ठीक है, ज्योमेट्री लगाओ थोड़ी सी तो आपको एंगल्स भी पता चल जाएंगे यहाँ से। ये एंगल आपका आई है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका सेम होगा। आई कैन राइट ओ बी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर, ए बी डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कॉस आई, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कॉस आई, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कॉस आई, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ओ ए कॉस आई। गेटिंग इट? और ओ बी इक्वल टू ओ ए होगा, देखो इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होगी, जितनी इंसिडेंट रे की लेंथ होगी उतनी रिफ्लेक्टेड रे की आपकी लेंथ होगी। ये वाला जो वेक्टर होगा इंसिडेंट रे का, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर आपका ओ बी होगा, तो मैं सबको ओ ए के टर्म्स में रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ से देखो मैं हर चीज़ को ओ ए के टर्म्स में रिप्लेस कर दूंगा। सो यू विल गेट ओ ए इंटू ई वन कैप, ओ ए इंटू ई वन कैप प्लस 2 ओ ए कॉस आई into n cap, which is equal to OA into E2 cap। तो OA से OA आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखो OA से OA आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 cos i को आप यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन से देखो, we can write cos i as minus E cap dot n cap। cos i को मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 कैप डॉट n कैप। ध्यान से देखो, आई कैन राइट cos i एज माइनस ऑफ E1 कैप डॉट n कैप। cos i को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ E1 कैप डॉट n कैप। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो यू विल गेट E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप dot n cap in the direction of n cap is equal to E2 cap. This relation is very important. इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अभी मैं आपको उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए। सो ये रिलेशन आपको एज इट इज़ अगर याद है तो ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि हर बार आप इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करोगे। जल्दी से मेरे साथ बोलो, E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ योर n कैप, ठीक है। E2 इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, E1 is representing the direction of your incident ray, n cap is the direction of your normal ray. This relation is very very important, ठीक है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है वो देखो। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस पे इस रिलेशन पे 1-2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आप इससे थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे, है ना। इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है ये देखेंगे। सपोज करो हमें इंसिडेंट रे का वेक्टर दे रखा है, लेट से इंसिडेंट रे वेक्टर इज गिवन टू यू, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। इट इज गिवन दैट I vector is equal to I cap minus j cap, and normal vector is equal to n cap is equal to j cap, ठीक है। normal vector is given to you, n cap is equal to j cap, then find the value of E2 cap, find the value of E2 cap। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सपोज करो पूछ लिया,
ठीक है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करो, सिंपल आपको ये इक्वेशन को यूज़ करना है। अब इस इक्वेशन को E2 कैप निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। आप किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी देखो। तो पहले तो आप इक्वेशन को लिखो, E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप। पहले इक्वेशन को एज इट इज़ आप लिखोगे, ठीक है। E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज़। E2 कैप is equal to E1 cap minus 2 times of E1 cap dot N cap in the direction of N cap। तो E2 cap हमें फाइंड करना है, तो E1 cap सबसे पहले हम निकालेंगे। E1 cap हमें यहाँ से मिलेगा, E1 cap is the direction of incident ray। तो E1 cap का वैल्यू क्या होगा, देखो यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो वेक्टर इज गिवन टू यू इज I cap माइनस J cap, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे √2, सो दिस विल बी योर E1 कैप, ठीक है। N कैप आपको ऑलरेडी दे रखा है विच इज़ इक्वल टू J कैप, तो वो यूनिट वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है। नाउ यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो इसमें सब्सटीट्यूट करो और E2 कैप का वैल्यू निकालो। E1 कैप का वैल्यू कितना है, I कैप माइनस J कैप अपॉन √2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 कैप डॉट N कैप करवाओ, है ना। E1 कैप डॉट N कैप कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो जे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। माइनस 2 टाइम्स ऑफ यू विल गेट माइनस 1 बाई √2 इन द डायरेक्शन ऑफ N कैप। N कैप इज इक्वल टू योर J कैप, सो विल राइट हियर J कैप। तो E2 कैप का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो क्या आंसर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते चलो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से E2 कैप का वैल्यू हमें पता चल जाएगा, I कैप बाई √2 माइनस J कैप बाई √2 प्लस √2 टाइम्स J कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, J वाले J को सॉल्व कर लो, I वाला एज इट इज लिख दो, सो यू विल गेट I कैप बाई √2, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1 बाई √2, है ना, प्लस J कैप बाई √2। दिस विल बी योर आंसर। E2 cap will be I cap plus J cap by √2. This will be your answer. Getting it? So simply you have to substitute the value and solve this vector, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप सॉल्व करके बताओ। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ। सपोज इंसिडेंट वेक्टर इज गिवन टू यू, नाउ यू विल ट्राई एंड सब्सटीट्यूट इन द सेम इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, ठीक है। सपोज करो आपको इंसिडेंट वेक्टर गिवन है, इंसिडेंट वेक्टर इज 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप। इंसिडेंट वेक्टर इज गिवन टू यू इज 2I कैप माइनस प्लस 3J कैप, एक मिनट, 2I cap plus 3J cap minus 4K cap. This is your incident vector, and normal vector is also given to you, minus I cap minus J cap. Then find the unit vector along reflected ray. Find the unit vector. Find the unit vector along reflected ray. Find the unit vector along reflected ray, ठीक है। I वेक्टर N वेक्टर दोनों आपको गिवन है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग,
रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मतलब आपको निकालना क्या है, ई टू कैप. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू कैप. चलो फाइंड करके बताओ जल्दी से. यस बेटा, निकाला सबने आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू कैप.
मितेश हैज कैलकुलेटेड 2√2 minus 16 upon root 58. बट इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसा आंसर तो नहीं है बिल्कुल, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आपने निकाल दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है नहीं, इतना बड़ा बड़ा क्या कैलकुलेट कर लिया। 2√2 minus 16 upon root 58 I cap plus 3√2 minus 16 upon इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर कैसे निकाल दो, उसको सिंप्लीफाई करो, देखो कोई चीज़ कट रही है तो उसको कॉमन लेके कैंसिल करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर बताओ। यस बेटा, आप लोगों ने किसी ने भी सॉल्व नहीं कर रहे क्या? सॉल्व तो सबको करना है, पता नहीं क्या कर रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर निकाल के बैठ गए। देखो E1 कैप का वैल्यू क्या आएगा, पहले E1 कैप का वैल्यू निकाल लो यहाँ से। E1 कैप इज योर 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट विल बी रूट 29। ठीक है, E1 कैप का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें E2 कैप का वैल्यू निकालना है। N कैप का वैल्यू भी निकाल लो यहाँ से आप। N कैप कितना हो जाएगा, N वेक्टर आपको गिवन है तो यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, माइनस I कैप माइनस J कैप अपॉन रूट 2, दिस विल बी योर N कैप। E1 कैप पता चल गया, N कैप पता चल गया। नाउ यू कैन सिंपली अप्लाई द इक्वेशन E2 cap is equal to E1 cap minus 2 times of, now you will apply the equation। इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। पता नहीं ये इतनी देर से सॉल्व कर रहे हो और तो भी आंसर नहीं आ रहा किसी का, हैं? इतनी देर लगा रहे हो बेटा सॉल्व करने में तो भी अपना आंसर नहीं आ रहा। E1 cap minus 2 times of E1 cap dot N cap in the direction of N cap। ठीक है, तो E1 cap का वैल्यू हमें पता है, सब्सटीट्यूट कर दो, 2I cap प्लस 3J cap माइनस 4K cap अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 2 टाइम्स ऑफ E1 cap डॉट N cap। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो I वाला कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट 2 अपॉन
√58 है ना, आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, यू विल गेट माइनस आई कैप इंटू माइनस, हाँ तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सो जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन √58 इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। और एन कैप की जगह पे आप क्या लिखोगे, एन कैप की जगह पे आपको सब्सटीट्यूट करना है -i कैप -j कैप अपॉन 2। यू हैव टू सब्सटीट्यूट, एन कैप की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, एन कैप की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे -i कैप -j कैप अपॉन √2। समझ आई बात, यस और नो? अब बड़े ध्यान से देखो, आप बड़े ध्यान से देखो, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी और कोई मिस्टेक नहीं आपकी, कैलकुलेशन करने में भी मिस्टेक कर दी। अब इधर से कॉमन पार्ट को अलग कर दो ना, जैसे इन दोनों में से √29 कॉमन निकल रहा है, तो √29 को कॉमन निकाल दो बाहर, पहले ही निकाल दो है ना, √29 को पहले ही कॉमन निकाल दो। E2 कैप आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन √29 टेक कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। अब देखो √58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, √58 यू कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 29 है ना, √58 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 29 है ना, तो ये √58 को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, √58 की जगह पे लिखो √2 इंटू √29। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो √29 हमने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, सो यू विल गेट -5 i कैप -j कैप, तो ये -5 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई आपको, यस? -5 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये -5 ही आएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस, सो यू विल गेट -5 i कैप प्लस j कैप, -5 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, i कैप प्लस j कैप। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यार फाइनल आंसर विल बी, इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा वेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जबकि है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, खाली वेक्टर का क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, ये लाइट का क्वेश्चन कम और वेक्टर का ज़्यादा लग रहा है, तो अब है तो है, क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन √29, सो फाइनल आंसर विल बी -3 i कैप, इसको सॉल्व कर लो, -2 j कैप -4k कैप, दिस विल बी योर आंसर। E2 कैप का वेक्टर हमारा ये हो जाए, गेटिंग इट और नॉट? यस, आ गया सबका आंसर? हाँ अब तो आ ही जाएगा ना, इतना बताने के बाद आंसर नहीं आएगा तो आप जूते खाओगे फिर। इतना बताने के बाद भी अगर आंसर नहीं आएगा, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्योर जेई आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कोई भी बोर्ड्स का मैंने मिक्स नहीं किया है, ये अपना प्योर जेई और नीट के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, और इस तरह के क्वेश्चंस ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, अब बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे हुए हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन पे हम आ जाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, अब ये क्या चीज़ है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? तो सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये जैसे ही सरफेस से टकराती थी तो रिफ्लेक्ट हो गए फिर वापस
सेम मीडियम में रिबाउंस हो जाती थी. रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिबाउंस बैक इन द सेम मीडियम. वापस सेम मीडियम में रिबाउंस बैक हो जाती. इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. अभी तक हम रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं. अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने कोई नई चीज़ पढ़ी नहीं है. हम वही रिफ्लेक्शन को अलग अलग एंगल से देख रहे हैं. दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इंसिडेंट रे जाना तो इधर चाहती थी, है ना. इंसिडेंट रे आपकी कहाँ जाना चाहती थी? बड़े ध्यान से देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इंसिडेंट रे हमारी जाने कहाँ पे चाहती थी? देखो, इंसिडेंट रे जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में. इंसिडेंट रे कहाँ जाना चाहती थी? इंसिडेंट रे आपकी ये वाली डायरेक्शन में जाना चाहती थी. लेकिन इस मीडियम से टकराने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन में चेंज आ गया और वो कहाँ पे चली गई? इधर चली गई. जाना कहाँ पे चाहती थी? यहाँ पे जाना चाहती थी. चली किधर गई? इधर चली गई, है ना. तो ये जो एंगल बनता है बेटा, दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन. दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन, है ना. जहाँ पे आपकी इंसिडेंट जाना चाहती थी, मतलब इसकी तमन्ना थी कि मैं यहाँ पे चले जाऊँ, लेकिन सरफेस से टकराने के बाद इसका पाथ डेविएट हो गया. इसका पाथ जो है वो चेंज हो गया. तो इसका पाथ जब चेंज हो गया तो मतलब ये इतने एंगल से डेविएट कर गई. ये जितने एंगल से डेविएट करेगी उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. जितने एंगल से हमारी इंसिडेंट रे डेविएट कर जाती है पाथ को, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालो. देखो, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मैं आर को आई के बराबर लिख सकता हूँ. और ये देखो टोटल एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है. अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, तो ये पूरा 180 डिग्री. तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? इट इज़ 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. और यू कैन से पाई माइनस 2i इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अच्छा, एंगल को मेजर करने के लिए दो तरीके, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करो या आप क्लॉकवाइज मेजर करो. अगर मैं क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो मुझे यहाँ से चलना पड़ेगा. अगर मैं इसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करूंगा तो मैं यहाँ से चलूँगा. तो क्लॉकवाइज इसका एंगल कितना हो जाएगा? देखो, इफ आई मेजर दिस सेम एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल गेट 180 डिग्री plus 2i. This is your 180 degree plus I plus 2i. So in clockwise direction this angle will be 180 degree plus 2i, and in anti-clockwise direction this angle is 180 degree minus 2i. So you have to specify the angle of deviation, whether you are measuring in clockwise direction. In clockwise direction आपका एंगल कितना होगा? 180 डिग्री प्लस 2i in clockwise direction, and 180 डिग्री minus 2i in anti-clockwise direction. So generalized हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू पाई प्लस और माइनस 2i, where delta is your angle of deviation. Delta is equal to pi plus or minus 2i, where delta is your angle of deviation. Very important concept, very 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 most important concept. अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देख. सपोज करो, if a light strikes the surface at an angle of incidence 30 degree. Let's say if a light strike the surface, it is given to you that light is striking the surface at an angle of incidence 30 degree. Then what is the angle of deviation? Simply it is asked, है ना. Suppose light is striking the surface at an angle of incidence of 30 degree.
देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन टू यू, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बनाना, है ना, बहुत बढ़िया से इसके नोट्स बनाना, क्योंकि ये जो भी कंसेप्ट मैंने आज पढ़ाए हैं ये सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? दोनों डायरेक्शन में बताओगे, एंटी क्लॉकवाइज भी बताओगे और क्लॉकवाइज भी बताओगे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन इन बोथ डायरेक्शंस, एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज क्लॉकवाइज। यस बेटा, सबका आंसर आना चाहिए अब तो। आदित्य सिंह, लक्ष्य, खुशी, मितेश, केशवी, all of you have to answer this. Aditya Singh has answered anti-clockwise 120 and clockwise 240. Anybody else? देखो आपको बता तो दिया है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है। अगर क्लॉकवाइज निकाल रहे हो तो 180 प्लस आई करोगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हो तो 180 माइनस आई करोगे, 180 प्लस 2i, 180 माइनस 2i, ठीक है। क्लॉकवाइज निकाल रहे हो तो प्लस करोगे, एंटी निकाल रहे हो तो माइनस करोगे। सिंपल, आपको यहाँ पे आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30 60, कितना हो जाएगा
180 plus 60 is 40 clockwise, and 180 minus 60 will be 120 एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना बेटा, यहाँ से भी देख लो ना. अगर ज्योमेट्री से प्रूफ करना है तो ज्योमेट्री से भी कर दो. देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो भी 30 होगा. ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे आपकी यहाँ पे जाना चाहती थी लेकिन वो पहुँच गई यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा आपका. तो 180 में से 60 माइनस करोगे, दिस विल बी 120 डिग्री. एंड इफ़ यू मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दिस विल बी योर 240 डिग्री. You can measure in both the direction, anti-clockwise as well as clockwise. सिंपल था, इसमें इतना टाइम क्यों लगाया. चलो जल्दी से अगला करके बताओ. अब मुझे फटाफट आंसर चाहिए. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, मैं आपको डिफरेंट एंगल्स दे रहा हूँ, आप सबके लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और पूरा का पूरा ये टेबल तैयार करोगे. ठीक है, डिफरेंट एंगल्स के लिए आप निकालो. ठीक है, पहला एंगल तो आपने निकाल लिया 30 डिग्री के लिए. ठीक है, 30 डिग्री के लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. अब 60 के लिए निकालो, 90 के लिए निकालो. 30 डिग्री के लिए ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड. फाइंड आउट फॉर 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. क्लॉकवाइज डेल्टा, मतलब आप देखो यहाँ पे डेल्टा डिपेंड कर रहा है आपका इंसिडेंस एंगल पे, है ना. एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा. एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब जितना ज़्यादा आपका इंसिडेंस एंगल होता जाएगा उस तरह से हम वेरिएशन देख रहे हैं. अब आप डिफरेंट एंगल्स पे जब वैल्यू निकालोगे तो हमें पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ डेविएशन के साथ किस तरीके का वेरिएशन हो रहा है. ठीक है, फ्रॉम हेयर यू आर एबल टू गेट टू नो दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड आई, मतलब डेल्टा आई के साथ कैसे वेरी कर रहा है. तो इन चारों एंगल्स पे आप वैल्यू निकालो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि डेल्टा आई के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है ना. आदित्य सिंह ने आंसर दे दिया है. एंटी क्लॉकवाइज में 60, क्लॉकवाइज में 300. सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया. $360. ठीक है, चलो नेक्स्ट निकालो 90 डिग्री के लिए. यस, 90 डिग्री के लिए क्या आंसर है बेटा. नाइन्टी डिग्री के लिए क्लॉकवाइज 270, एंटी क्लॉकवाइज 90. एंटी क्लॉकवाइज 90, क्लॉकवाइज 270. सबका सेम आ रहा है ना, चेक करते जाओ. एंड 180 डिग्री के लिए क्लॉकवाइज 360 पूरा ही हो गया.
और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, 0 हो गया। यही आ रहा है सबका? ये 0 कैसे आ रहा है? 0 थोड़ी आ सकता है। चेक करो बेटा एक बार, इसको रीचेक करो, मैंने इसके आंसर डायरेक्टली लिख दिए हैं। हाँ एक बार चेक करो। क्लॉकवाइज 270, एंटी क्लॉकवाइज 90, क्लॉकवाइज 270, एंटी क्लॉकवाइज 90, ये सही है ना? हाँ 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है। चलो 0 ही आया है, ओके वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से अब सबको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेल्टा में रिलेशन पता चल गया होगा, किस तरह से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। सपोज वी हैव 2 मिरर्स, ठीक है। अभी तक हमने एक मिरर की बात करी है, अब सपोज करो हमारे पास 2 मिरर्स हैं, ठीक है। अब बस करें आज? केश भी सेइंग सर अब बस करो। चलो ठीक है, आज आपके लिए यहीं पे हम यहाँ तक के नोट्स सब रेडी कर लेना बेटा अच्छे से, बढ़िया से। कल हम इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड कंप्लीट योर नोट्स टिल हियर, ठीक है।